2008 टू 2010। उन्हीं 2 सालों में मैं प्रयास के साथ जुड़ी थी। तभी हमारे साथ तनुश्री जी थी, जो काफी एक्टिवली एंगेज रहती थी, और हम जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, हम में से किसी को नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि नहीं, आपके पास तो और ज्यादा समय होता होगा, बीटेक के बच्चों के जैसे नहीं कि काफी सारा कुछ होता है, तो आप लोग प्लीज आइएगा। तो वहां से शुरुआत हुई थी, और एक बार बच्चों के साथ मिल जाए तो फिर वो कभी छूट ही नहीं पाता। तो 2 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। पिकनिक्स किए थे, उन्हें हम जू लेकर गए थे, काफी काफी अच्छा रहा था। न अपने जवाहर नवोदय विद्यालय की एग्जामिनेशन की तैयारी की थी, उन्हें हम ले गए थे एग्जाम्स भी लिखाने के लिए। तो वो मेमोरीज अभी भी मेरे साथ काफी ऐसे लग रहा है कि बस अभी की बात है जब हम उन्हें ले गए थे। और 2010 के बाद से मैं सिटी ग्रुप में ज्वाइन की एज अ बिजनेस एनालिस्ट, वहां 3 साल काम किया था। फिर उसी दौरान मुझे लगा कि ये सोशल सेक्टर में जो काम करते हैं, और प्रयास शायद उसका एक काफी मेजर हिस्सा रहा था, कि वो जो एक खुशी मिलती थी कि कुछ हमने अच्छा किया है, वो सिटी ग्रुप में रहते नहीं हो पाया था। तो 3 साल के बाद मैंने टीच फॉर इंडिया फेलोशिप ज्वाइन करती थी। 2 साल वहां एज अ फेलो मैंने एक्सपीरियंस लिया। यहाँ मुंबई में ही एक स्कूल धारावी में था, वहां पर मेरा मतलब बहुत ही अलग था। प्रयास के बच्चे, उनके साथ आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, कितने अच्छे और मासूम हैं हमारे बच्चे, मैं ये बताऊंगी। अगर धारावी के बच्चों के साथ आपने कभी इंटरेक्ट किया तो आपको पता चलेगा। यहाँ आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, द लाइफ इज रियली वेरी इजी। यहाँ पे जो भी चैलेंजेस है, ये बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू व्हाट यू वुड सी देयर। बट वहां से पता चला कि कितनी जरूरत है यहाँ पर। और भले ही हम सब अपने अपने प्रोफेशनल करियर्स में जो भी डिसाइड कर रहे हो, अगर हम कुछ घंटे हमारे अपकमिंग सिटीजन्स के लिए रखे, ये बच्चे जो भी हैं सारे वर्कफोर्स में आएंगे 5-10 साल के बाद में, तो उनके लिए हमें जो भी हमारी तरफ से हो सके अगर हम करें, दैट वुड बी अ रियली गुड स्टेप फ्रॉम आवर साइड। तो इस सोच के साथ फेलोशिप के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना वापस, यही सोशल सेक्टर में ही काम करना है। तब से आज तक अब 6 साल हो गए हैं मैं ई विद्यालोका के साथ जुड़ी हूँ। और यहाँ हम जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है टियर 2 टियर 3 टाउन्स में या विलेजेस में जहाँ टीचर शॉर्टेज है, आपको शायद पता होगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आप प्रथम के असर रिपोर्ट को देखेंगे, वहां काफी जगहों पे ये बताते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ एक एचएम होता है, और उनके साथ बस 1 या 2 टीचर होते हैं, और वो सारे 200-300 बच्चे जो एनरोल हुए होते हैं उनको संभालना होता है। और वो बिल्कुल नहीं कर पाते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी क्वालिटी जो लर्निंग की होती है बच्चों में, वो कम हो जाती है। इसी वजह से 5th ग्रेड के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं बच्चे, लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं, लेबर में वो चले जाते कि चलिए कुछ पैसे तो कमा ले बच्चे, अगर पढ़ ही नहीं रहे तो ठीक है। तो बच्चे सुबह काम पे जाते हैं, दोपहर को मिड डे मील खाने के लिए स्कूल में आते हैं, अपना खाना होने के बाद दोबारा काम पर चले जाते हैं। तो इस टाइप के सिनेरियोज को जैसे ही हमने रिसर्च में देखा, हमने ये सोचा कि सरकार अपनी तरफ से काफी कुछ कर रही है, पर वो जो लास्ट माइल कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम उसे फर्स्ट माइल बुलाना चाहिए हमने, क्योंकि वहीं से बच्चे ऊपर उठकर आ सकते हैं। हम में से काफियों की भी बैकग्राउंड ऐसी रही है जहां पर हमारे पिताजी या माँ या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और उन्होंने जो एफर्ट्स लिए हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी, उसके कारण वी आर लिविंग इन अ बेटर वर्ल्ड टुडे। हमारे पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस तरीके का कैसे हम एक सेफ एंड लर्निंग जोन बच्चों के लिए बनाए, वो पढ़े, और वो उस सिनेरियो से उठकर एक अच्छा बेहतर फ्यूचर बनाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मतलब मुंबई का वो अभी तेरे को मेरे को पूरी तरीके से अंदर आया नहीं है, थैंकफुली। जी, कानपुर में आकर हिंदी काफी सुधर गई थी। जहां मैं लैब में काम करती थी, वहां के जो लैब असिस्टेंट्स थे, उनके साथ दिन रात बात करके ये सब कुछ हमारा चेंज हो गया था। वरना जब मैंने कैंपस ज्वाइन किया था, सब जगह मेरे को तेरे को ही चल रहा था।
जी भैया। अरे वाह! बट उर्दू सुनने में बहुत मीठी ऐसे लगती है। अगर आप ऐसे इरशा आप बात करना शुरू कर दीजिए, हम इरशाद कहेंगे यहाँ पर। जी, तो अथर से ही शुरू करें फिर, अगर आप कुछ बताना चाहें। जी दीदी, मैंने जो है आईआईटी कानपुर पिछले सेमेस्टर में ज्वाइन किया है। मैं पीएचडी के लिए ज्वाइन किया हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ मैं। वाओ! पीएचडी की लाइफ तो और ज्यादा डिफिकल्ट होती है, अगर उससे आप समय निकाल रहे हैं तो हैट्स ऑफ। थैंक यू दीदी। जी। हाँ। मेरा नाम अतिका है और मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। मैं साइकोलॉजी में हूँ वाह! एचएसएफ से। हाँ, और मैंने प्रयास अभी लास्ट सेमेस्टर ही ज्वाइन किया है। ओके। हाय। ओके। ओके नेक्स्ट। सो लाइक मेरा नाम भूमि चौधरी है एंड मैंने लाइक लास्ट सेमेस्टर ज्वाइन किया था यहाँ पे Y20 बीटेक में मटेरियल साइंस ब्रांच। ओके। सो कैंपस में जो वो रैगिंग होती थी वो सबसे इस साल थोड़ी सी छूट हो गई है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक हम लोग कॉलेज मिस कर रहे हैं, अभी तक गए भी नहीं है। हाँ। हाय, मैं सुरुचि हूँ और मैंने अभी ज्वाइन किया है और बीटेक सिविल डिपार्टमेंट। नाइस। हाय, मेरा नाम निशांत है। मैं Y19 हूँ। मैं BS MTH और प्रयास में लास्ट सेमेस्टर ज्वाइन किया था। जी। ओके। मेरा नाम आयुषी अग्रवाल और मैं इसी ईयर ज्वाइन किया Y20 स्टूडेंट हूँ सिविल डिपार्टमेंट से। आप दोनों एक ही बैच में साथ में? ओके। हाँ, इसमें थे। मैं सत्यदेव हूँ बीटेक इलेक्ट्रिकल ओके। ओके। Hi, I'm Chavi Agrawal. I'm also Y20, branch mathematics and scientific computing. अमेजिंग। अमेजिंग। जी। ओके। ओके। बहुत जरूरी है। हाँ, इनफैक्ट पीएचडी ही नहीं, मुझे लगता है कि हर जिस भी फेस में हम रहे, वो एक आधा घंटा भी अगर हम बच्चों के लिए निकाल कर रख दें ना, वो एक काफी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। और ऐसे लगता है कि भले हमारे दिन में जो भी हुआ हो, हमारे मतलब इन ईच ऑफ आवर लाइफ कभी कभी बहुत अच्छा दिन रहता है, कभी कभी उतना अच्छा नहीं रहता है, काफी चैलेंजेस होती हैं। बट उन बच्चों के साथ जब आप समय बिताते हैं तो आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि यू आर ग्रेटफुल फॉर द डे यू आर लिविंग, और किसी और के लिए आपने कुछ अच्छा कर दिया है और उनका कुछ भला हो जाएगा इससे, विद द फ्यू मिनट्स जो आपने उनको जो भी सिखाया हो। और जो भी आप बताए वो सब कुछ उनके अंदर चला जाता है। बट हम ये उम्मीद में रहते हैं कि हमने जो भी उन्हें सिखाया उसमें से कुछ भी अगर किसी भी एक बच्चे के अंदर चला जाए और उससे एक स्पार्क उठे वहां पर, वी हैव डन आवर ड्यूटी फॉर आवर सोसाइटी। बस। तो इसी उम्मीद के साथ हम रोज अपना जो भी होता है, इवन इन ई विद्या लोका में वही कर रही हूँ हर दिन, कि हर दिन में जो भी मैं करूँ उससे किसी का कुछ ना कुछ एक फायदा हो जाए। एक ही सेकेंड, सॉरी। सॉरी, वो मेरा 4 साल का लड़का है तो वो बस कुछ दिखाने आ गया था।
नहीं नहीं मैं बिल्कुल ध्यान में, मैं सही में कह रही हूँ, उस दिन मैंने अच्छे से एकदम बोले हाँ हाँ करेंगे, पर ये घर ऑफिस बच्चा सबके चक्कर में मैं एकदम भूल गई थी। अगर ये मैसेज नहीं आया होता तो सही में मैं भूल जाती फिर से। तो सच में आई थिंक ये बहुत अच्छा किया था, ये बहुत जरूरी था। हाँ, और आप बताइए क्या कैसे हम इसे और इंटरैक्टिव बेस्ड बनाएं, अगर कोई सजेशन हो तो। जी अच्छा। जी हाँ हाँ, हम्म हम्म, ओके, जी 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 ओके। अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र के एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग करके हम पढ़ाते हैं। और यहाँ हम कैसे करते हैं कि बच्चे जो अगल बगल के घरों में रहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप एक इकट्ठा आ जाओ, और एक किसी के फोन से हम कनेक्ट करते हैं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अगर उससे आपको कोई आइडियाज मिलते हैं जो काम कर हो सकता है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, या इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहले हमने सोचा था कि व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे, एटलीस्ट एक दूसरे को देख तो पाएंगे, बट वो उतना काम नहीं हो पाया था। और व्हाट्सएप का ऑडियो कॉल करे या रेगुलर टेलीकॉन्फ्रेंस कॉल करे, दोनों एक ही है, क्योंकि ऑडियो पे ही हम बात करते हैं। तो उस पे और ज्यादा दिक्कत आने लगी कि आप देख नहीं सकते उनके एक्सप्रेशंस को कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं। और अगर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपको दोबारा ये डाउट आएगा कि हमने जो पढ़ाया है क्या वो समझ आया है उन्हें, क्या हम सही कर रहे हैं, एक सेल्फ डाउट आने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्लासरूम को फ्लिप करना चाहिए, जहां पर हम कम बात करें और बच्चे ज्यादा बात करें। और ये तभी हो सकता है जब हम कोई ऐसी चीज उनके सामने रखें जो उन्हें करने में मजा आए। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों को क्या करने में मजा आता है, तो आप क्या कहेंगे? कोई भी बताए। खेलने में। डेफिनेटली खेलने में, जो भी हो उन्हें अगर हम बताएं कि ये एक खेल है तो अपने आप उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो हमने भी ऐसे ही हमारे क्लासेस में शुरू किया था कि अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में ऐसे कौन से गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं जहां पर हमें ऑडियो से काम चल जाएगा, वीडियो की जरूरत नहीं। हम अगर न भी देखें वो क्या कर रहे हैं, तब भी हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ वो समझ पा रहे हैं। तो हम सबने बचपन में खेला था नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो हम ऐसे चीजों से शुरू करते थे कि मैं कहूंगी एक अल्फाबेट और उन्हें नाम बताना है, तो वो लिखेंगे नहीं, वो बताएंगे, भले ही उन्हें स्पेलिंग नहीं आती हो लेकिन वो बता तो रहे हैं। और अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो मैं कहती थी आप मराठी में बताइए, एटलीस्ट वो फोनिक साउंड वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे हम ये गेम खेलते हैं, और ये गेम 10 मिनट 15 मिनट खेले चलेगा। आप 5-6 अल्फाबेट्स को निकालिए। इसके बाद में हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक्सरसाइज शुरू की, जहां बच्चे कुछ कुछ जानते हैं कि किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। पर फिर भी अगर वो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में होते हैं तो वो कैट बैट मैट इस तरीके के वर्ड्स जानते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि एक अल्फाबेट निकालेंगे, और वो भी आपस में, उनके ही आपस में हम ये गेम करते हैं। तो अगर 4 बच्चे हैं तो पहला बच्चा अल्फाबेट बोलेगा और दूसरा बच्चा 3 वर्ड्स बताएगा उस अल्फाबेट से। तो अगर उसने कहा बी, तो वो बी से वो इंग्लिश में चाहे बताए, हिंदी में चाहे बताए। अगेन फोनिक्स भी आती है, वोकैबुलरी भी आती है। तो अगर हमने कहा बी और वो सोच रहा है कि अरे बी से क्या वर्ड है, तो आप बताइए ये गेंद जो है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को याद है क्या? तो वो बताएंगे हाँ, कोई और बच्चा मदद करे, अरे बॉल।
क्रिकेट में क्या यूज करते हैं, बैट, ऐसे करेंगे तो वोकैबुलरी वो रिवाइज करने लग जाएंगे। तो इस तरीके का गेम्स हम करते हैं। इसके बाद में जो हमने एक और गेम निकाला था राइमिंग वर्ड्स का था, क्योंकि वो कैट बैट मैट जानते हैं पर इन्हें राइमिंग वर्ड क्यों कहते हैं ये उन्हें नहीं पता होता। तो हम उन्हें ये समझा सकते हैं कि जो एक ही तरीके का साउंड आता है उसे हम कहते हैं राइमिंग वर्ड। तो आप अगर हिंदी से शुरू करें तो आप हिंदी में कौन से ऐसे शब्द है जो एक ही तरीके का साउंड बताता है, ऐसे आप उनसे हिंट दे सकते हैं। और फिर धीरे धीरे इंग्लिश पे आ जाएंगे कि अभी आप बताइए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक ही तरीके का साउंड देता है। फिर वो 3 लेटर वर्ड हो, फिर धीरे धीरे 4 लेटर वर्ड हो जाएगा, और फिर आगे चलकर जैसे आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, और ये सारे वर्ड्स बच्चे बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन होती है, हम बस यहाँ पर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे। एज अ वॉलंटियर दिस इज अ टीचिंग स्किल जो आपको मैं बता रही हूँ कि हम ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। काफी टाइम अगर आप देखेंगे हमारे स्कूल के दिनों में भी हमें हमेशा उन्हीं टीचर्स की याद आती है जिनके साथ हम ज्यादा इंटरेक्ट करते थे। अगर ऐसे कोई टीचर है जो बस ऐसे मोनोलॉग में पढ़ाए जाते थे तो हम अपने किताबों में ड्राइंग करते थे या एक दूसरे के साथ बतियाते थे। तो उन टीचर्स ने क्या पढ़ाया है हमें आज भी कोई पूछे तो याद नहीं आएगा, पर जिनके साथ हम ऐसे इंटरेक्ट करते थे, सवाल जवाब करते थे या कोई एक्टिविटी करते थे, वो हमें याद रहता है। इसी तरीके से हम बच्चों के साथ भी करना चाहते हैं, तो ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अगर आप गूगल में चेक करेंगे आपको काफी सारे ऐसे एक्टिविटीज मिलेगी। एक और होता है जो हमने स्कूल के दिनों में सीखा था, होमोफोन्स, कि एक ही तरीके का साउंड आएगा। सोल, आप SOUL भी बोलते हैं, SOLE भी बोलते हैं। तो ये थोड़े आगे चलकर आएगा, ये इमीडिएटली शायद ना हो, उन्हें स्पेलिंग भी शायद पता ना हो, लेकिन आप उन्हें अगर पूछें कि ऐसा कौन सा साउंड है जिनके 2 मीनिंग्स होते हैं, तो आप 8 बोल सकते हैं। 8 एक अंक भी होता है, 8 यानी खाना खाया आपने, वो भी होता है। तो आप ऐसे कुछ शब्द निकाल कर देखिए जो सिंपल भी हो और बच्चे इन्हें जानते भी हो इस तरीके का। और अगर उन्हें नहीं पता होगा तो ये आप एक नई इंफॉर्मेशन उन्हें दे रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसे लगेगा कि कुछ हमने खेल खेल में नया सीख लिया है। तो अगर आप आधे घंटे की क्लास रख रहे हैं, उसमें आप 20 मिनट खेल में बिताइए और 10 मिनट कुछ सिखाइए। तो अगर उनको वो 20 मिनट अच्छा लग गया तो वो 10 मिनट में आप जो सिखाते हैं वो उनके मन में आ जाता है। अगले दिन जब आप क्लास दोबारा शुरू करते हैं तो वो 10 मिनट में जो सिखाया था उसको एक खेल में कन्वर्ट करिए। कि आप आपके पेपर में ऐसे, अगर आप वीडियो क्लास कर रहे होते तो आप दिखा पाते पेपर में, पर अगर ऑडियो क्लास कर रहे हैं तो आप उसमें बताएंगे कि मैंने आज दोपहर में रोटी खाई थी, उसे हम इंग्लिश में क्या शब्द कहेंगे, ये वर्ब क्या होता है। तो वहां से वर्ब में 8 अगर वो कहें तो आपको लगेगा हाँ उन्हें वो एक शब्द तो याद आ गया, बाकी जो भी हो ये याद तो आ गया। और इससे फिर आप उस दिन का क्लास शुरू करेंगे कि वर्ब क्या होता है और उछल कूद मतलब क्या होता है, और उसे एक गेम बनाइए कि आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। तो जैसे हम दमशराट्स खेलते थे उस तरीके का वो लोग कर सकते हैं आपस में। आप फैसिलिटेटर हैं, आप ये नहीं चाहते कि आप उन सबको देखें, आपका एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो आप बच्चों को बोलेंगे कि तुम कुछ करके दिखाओ और बाकियों को बताने दो जो तुम कर रहे हो वो सही है या नहीं। तो वो अगर गाना गाएगा, फोन कॉल में सबको सुनाई देगा, तो वो कहेगा गा रहा है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कोई और याद होगा तो सिंगिंग कहेगा, नहीं याद है तो हम बता देंगे। किसी और को हम कहेंगे कि आप तालियां बजाएगा या आप तालियां बजाएंगे, क्या कर रहा है, क्लैप कर रहा है। तो साउंड बेस्ड जो एक्शन वर्ब्स है, रो रहा है, हंस रहा है, उससे जितना भी आप हो सके वर्ब्स बताइए और फिर उनको पूछिए कि ऐसे और कौन सी क्रियाएं हैं जो आप बता सकते हैं। अगर आप दिखा नहीं पाएंगे या सुना नहीं पाते तो भी आप कोई ऐसे वर्ब्स हैं जो बता सकते हैं। इससे उनकी वो जो वोकैबुलरी ऑफ वर्ब्स है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे काफी सारे एक्टिविटीज हैं जो आप ऑडियो कॉल में भी कर सकते हैं। और आप उनसे कहिए कि अगले दिन जब हम क्लास में आएंगे तो आप एक लिस्ट बना के ले आइए, बताइए कि आपने और क्या क्या ऐसे नाम वर्ब सोचे हैं या नेम प्लेस एनिमल थिंग में नए एनिमल्स के नाम सोचे हैं और हमें बताइए। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे A से Z तक के सारे एनिमल्स के नाम उनको याद हो जाएंगे, बर्ड्स के नाम याद हो जाएंगे। ये 1-2 क्लासेस की बात नहीं है, ये धीरे धीरे। तो 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे
कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस में जब आपने शुरू किया था तो बच्चों को क्या आता था, नहीं आता था, 2 महीने के बाद कितना प्रोग्रेस हुआ है। इवन इफ देर इज जस्ट अ 10% प्रोग्रेस, वो आपके वजह से हुआ है। सो दैट्स द सेटिस्फैक्शन लेवल जो आपको पता चलेगी कि अगर आप नहीं होते तो उन्हें इतना भी नहीं कोई सिखा पाता। सो दैट्स गोइंग टू बी द टेक अवे फॉर अस। मेरा मोनोलॉग रहा है यहाँ पर, अब आपकी बारी, अगर आपको कुछ बताना हो शेयर। गाना गा सकते हैं आप, वो सब मिलकर आपके साथ गाएंगे। और ये बच्चे काफी तेज हैं, ये आजकल की मूवीज में जो गाने आते हैं पक्के से उनको सबको आता होगा। जी अतिका, आपसे कोई? हाँ दीदी, आपने जो बताया मुझे काफी सही लगा। मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो मैं वर्ड पढ़ाने के लिए सोच ही रही थी, तो आई गेस ये अच्छा तरीका होगा पढ़ाने का। और मुझे भी अपना बस एक्सपीरियंस ही शेयर करना था कि मैं स्टोरीज के थ्रू पढ़ाती हूँ, तो मैं उनको सिंपल छोटी छोटी कहानियां जो सब पढ़े हुए होंगे, सबने पढ़ी होगी, जैसे आज ही मैंने पढ़ाया द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानियां। और उसमें बच्चे जब बात करते हैं तो वो आपस में ही बात करने लगते हैं। इट इज अ डिस्कशन अमंग देमसेल्व्स, बाद में ऐसा हो जाता है। तो अच्छा लगता है काफी देख के कि वो मुझसे पूछते, दीदी उससे ये पूछिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। ऐसे कॉन्वर्सेशंस वो होने लगता है साथ उनके बीच में, आपस में, तो काफी सही लगता है। बट हाँ, आज मुझे एक प्रॉब्लम हो गई कि 2 बच्चे आपस में लड़ लिए। किसी ने कुछ बोला तो वो दीदी ये ऐसा बोल रहा है, मुझे देख लीजिए। तो वो थोड़ा सा हैंडल करने में मुझे दिक्कत हुई कि मैं वही सोच रही थी कि अगर दोबारा कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, आज तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस छोटी सी कोई बात थी तो हो गया था हैंडल। बट हाँ, अगर 2 बच्चे क्लास में लड़ते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है? ये मतलब दिस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बच्चे भी अलग हैं, टीचर अलग हैं, तो सिचुएशन भी एकदम अलग होगा। तो आज जो ऐसे हमने हैंडल किया था, शायद वही आइडिया नेक्स्ट टाइम काम भी नहीं करेगा, और जो मेरे साथ काम किया है वो शायद आपके साथ काम नहीं करेगा। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की, उन्हीं के ऊपर से हम इसे फ्रेम करते हैं। कोई ऐसे टेक्स्ट बुक रूल्स नहीं होता कि ये ऐसे 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 स्टेप्स को फॉलो करिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये एकदम मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऐसे बड़ा सा नाम दे देते हैं, बट ये एक्चुअली वही होता है कि आप खुद सिचुएशन को जांचें और देखें कि क्या करना चाहिए। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे सही होता है कि वो आपस में सुलझा देंगे, अगर हम बीच में पड़े तो शायद वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो कभी वो सही होता है, कभी सही होता है कि आप दोनों से बात करके समझने की कोशिश करें। उनके आपस में वो एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो, इसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, तो अगर हम उन्हें बोलने का मौका दे और वो भी, जो दूसरा बच्चा है वो भी सुने और हम भी सुने, तो अपने आप ये बच्चे शांत हो जाते कि ठीक है, किसी ने मेरी सुन तो ली। कभी वो हो जाता है। हाँ, आज यही किया था, दोनों को बोलने का मौका ही दिया था कि हाँ पहले तुम बता दो क्या बोल रहे हो, अब तुम बता दो। और तीसरी चीज ये होती है कि ये छोटे बच्चों के साथ इतनी जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन जो 10 साल के ऊपर के बच्चे थोड़े से मैच्योर होते हैं, तो हम उनको पूछ लेते हैं कि आप बताइए क्या होना चाहिए था अभी, जिसका इनडायरेक्टली ये अर्थ है कि हम उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप बताइए इसे कैसे सुलझाना चाहिए। तो हम उनसे इनपुट्स लेते हैं और फिर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो काफी सिचुएशंस में ऐसी होता है कि हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस उनके ही आपस में उन्हें दिखाना होता है, और अगली बारी वो उसी लर्निंग को इंक्लूड करते हैं कि वो एक दूसरे को मौका देंगे, अच्छा ठीक है बताओ क्या है, या अपने ही मन में सोचेंगे। तो उनको वो एक लीडरशिप की जो एस्पेक्ट होती है, धीरे धीरे हम उनके अंदर ग्रो कराते हैं। ओके, थैंक यू दीदी। मुझे एक प्रॉब्लम और होती है क्लासेस में, जब सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, दीदी मैं बताऊं, दीदी मैं बताऊं, सबको साथ में बताना होता है। हाँ, वो काफी बारी होती है, वो सब एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हम सबको एक साथ बताने दीजिए,
फिर उनको पूछे कि आपको पता चला, आपने क्या बताया, तो वो बोलेंगे हाँ। आपको पता है कि उसने क्या बताया, वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी हमने सुनी ही नहीं। चलो अब उसकी सुन के लेते हैं, फिर हम बारी बारी कर लेंगे ऐसे। उन्हें जितना हम ज्यादा रोकते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही वो हमसे थोड़ा सा छूट जाते हैं। जितना हम उनको जो करना है वो करने की परमिशन दे दें, उसके बाद जब हम उन्हें कुछ कहें कि आप ऐसा करिए, तो वो हमारी सुनते हैं। हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी को? आई होप ये ज्ञान सेशन आप टाइप लोग नहीं हो पूछिए रहा हो, कुछ हमें ऐसे question। बिल्कुल नहीं बनाना था। इसीलिए प्लीज आप कुछ और बताइए आपकी साइड से। ये काफी मेरे लिए वियर्ड लग रहा है। बस काफी तेज है। मैं भी मैं भी एक्टिविटी जो है ना देता रहता हूँ हर वीक, और उनको थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट करता हूँ। जो बच्चा पहले आंसर करता हूँ उनको बोलता हूँ कि जो है एक चैप्टर या 2 चैप्टर होने के बाद मतलब मैं आप लोग को जो है पॉइंट्स देता हूँ, जो जो जितना आंसर अच्छा करता है और मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करता है, स्पेलिंग वगैरह चेक करता हूँ उनकी। तो यही है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको एक गिफ्ट मिलेगा, उसके बाद 2 चैप्टर के बाद में भी आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। और ये है कि मतलब एक बार मैंने मतलब पढ़ा दिया, तो फिर किसी एक बच्चे को वॉलेंटियरली मैं उनको बोल रहा हूँ आप समझाओ कि मैंने क्या बताया। तो मतलब जरूरी है कि वो थोड़ा सा गलती कर बैठता है, तो मतलब कोई से पीछे पिंग करता है, तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है आप पहले म्यूट करो, उनको पहले जो है ना सुनने दो। तो ये होता है कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है सेशन, और बच्चे भी अच्छे हैं। और अभी तक मतलब मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ऐसा। बट जो भी होते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि बच्चों पे ही डाल दो आप, उनको लगा कि नहीं हम ही है। तो यही हम कर रहे हैं, यही थोड़ा सा स्ट्रेटजी है। जी, बढ़िया है। और ये जो आप बड़ी टीचर की एक्टिविटी बेस्ड आप करें कि एक कोई टीचर ही है, जो स्टूडेंट ही है वो टीचर का रोल लेकर वो पढ़ाने शुरू करता है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि अरे वाह अब मेरा मौका मुझे मिल गया है, मैं बताता हूँ। ये बहुत सही है। हाँ। भैया मैं 7th क्लास की मैथ्स ले रहा था, तो स्टार्टिंग में मैंने ये कोशिश की थी कि उन लोगों के लिए मैं पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह बना देता था कि उन लोगों को उससे कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन फिर उन लोगों के पास एक्सेस नहीं था, वो खोल नहीं पाते थे, तो फिर स्लाइड्स का मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज देता था उनको। उसके बाद थोड़ी कुछ एक्टिविटीज दी, मतलब उन्हें जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड ऐड कर देता था। जैसे क्वेश्चन कुछ नंबर्स है तो उसको उनकी एज या उनकी पेरेंट्स की एज ऐसा कुछ, या फिर नंबर ऑफ ट्रीज यू ऐसा कुछ ऐड कर देते ताकि उनको थोड़ा इंटरेस्ट आए उसमें। थोड़े दिन तो उन लोगों ने माना, सब कुछ किया, फिर करना ही बंद कर दिया। तो मैथ्स में आप क्विजेस टाइप का भी कुछ ले सकते हैं। ये एक्टिविटीज जो आप कह रहे हैं ना, ये अगर क्विज जैसे आप पूछे कि मैंने देखा, मैं रास्ते में जब चल रहा था तो मैंने देखा इस साइड में 5 पेड़ थे, पर थोड़ा आगे जाने के बाद में देखा कि बस 4 ही पेड़ थे। ऐसे एक स्टोरी तरीके का कर सकते हैं, और फिर उनको आगे जाकर पूछे इसका मतलब मैं अभी जो 10 किलोमीटर चला था उसमें कितने पेड़ रहे होंगे, या तो अगर एवरेज आप करा रहे हैं तो हर 2 किलोमीटर में कितने पेड़ मैंने देखे होंगे। तो मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द ब्लू। इस तरीके का स्टोरी करके अगर उनको पूछ लें तो आप शायद उनसे थोड़ा सा आंसर्स निकलवा सकते हैं। तो इंग्लिश मतलब जैसे इंग्लिश में काफी सब वर्ड्स के ऊपर होता है, लिखना काफी कम होता है, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैथ्स में भी जितना हो सके अगर वो पेन पेपर वाला कम हो, मेंटल मैथमेटिक्स से वो कुछ कर पाए, फिर धीरे धीरे वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे फिर हम बोलेंगे अगर आप चाहें तो आप पेपर यूज कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो आप मन में करके बता दीजिए। तो फिर वो खुद अगर वो पेपर और पेन ले रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन से ले रहे हैं, ये नहीं कि टीचर ने कहा है इसलिए मुझे पेन लेकर पेपर लेके करना है। जी जी ठीक है, ट्राई करते हैं। जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।
सब शांत है। ये ना हमारे स्कूल्स में ऐसे बोलते थे, अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा इसका मतलब कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, सबको सब समझ आ गया, या तो मैं बहुत बुरी टीचर हूँ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वो दो एक्सट्रीम होती है। जी, आप आराम से धीरे शुरू करिए। पहले ही दिन से पढ़ाना है ऐसे कोई कह नहीं रहा है। आपको रैपो बिल्ड करनी है, बच्चों को आपके ऊपर एक ट्रस्ट बनाना है कि आप अगर उन्हें लगातार हर हफ्ते में कॉल करेंगे, आप उन्हें बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उन बच्चों को अब शायद ऐसे भी लग रहा होगा ना कि कोई ऐसे है नहीं, कोई तो आ रहा है कॉल कर रहा है, पता नहीं ये कितने दिन चलेगा। तो अगर उन्हें आपके ऊपर भरोसा आना है, उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। हमारे बारे में कुछ बताएं, या इस खेल कूद से, गाने से जो उन्हें अच्छा लगता हो उस तरीके की बातें करें। और अगर ये हम कंटिन्यूअस करते रहेंगे बिना किसी रोक टोक के, मतलब चाहे जो भी हो, अगर हम बच्चे को कहते हैं कि हम आपको अगले सैटरडे मिलेंगे, तो पक्के से अगले सैटरडे मिलना है, तो उनका भरोसा बना रहेगा। अगर हम बीच में छोड़ दें और भले ही हम बाद में जाकर सॉरी कहें, जो भी कहें, पर उनके मन में ये लग जाएगा कि ठीक है छूट गया है, तो आगे भी शायद छूट जाएगा। तो अगर वो कमिटमेंट रहे ना कुछ क्लासेस के लिए और भरोसा बन जाए, उसके बाद में जब आप ये पढ़ाने का एक्चुअली आप अंदर जाएंगे और कंटेंट्स पढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि वो ज्यादा रिसेप्टिव है और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये मेन होता है। और वॉलंटियरिंग के लिए यही सबसे मेन बेसलाइन होता है कि एक आप खुद से आकर कर रहे हैं, जरूरी है। अगर किसी को और कुछ नहीं पूछना तो आज की क्लास हम जल्दी खत्म कर देते हैं। जी, फिर अभिषेक इंटरनेट शायद इंटरनेट हाँ चला गया। हाँ कट हो गया था। अभिषेक कब हाँ अभी दोबारा, हाँ दोबारा बताना। पैकेज के लिए वो तो है। पैसा जरूरी है, पर वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर होता है। मतलब आप पैसे के लिए जिंदा नहीं रहते हैं, आप पैसे आपको चाहिए ताकि आप अच्छा जीवन जी सके। तो मैं भी शायद उन्हीं में से थी शुरुआत में कि ठीक है प्लेसमेंट में बैठना है और ये एक अच्छी पैकेज लेनी है। और बैंगलोर में अच्छा जॉब मिल गया था, लाइफ एकदम हैप है, ये सोचकर मैं आई थी। और शायद शुरुआत में अच्छा ही था कि ये सारी नई एक्सपीरियंसेस होती है ना, जब आप बैंगलोर में जाते हो और देखते हो कि वहां पे क्या हो रहा है, ये पब्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, और पता नहीं हाई प्रोफाइल इतनी सारी जगह होती है, और विजय माल्या का एरिया है वो पूरा का पूरा। तो वो थोड़ा सा ऐसे था। पर बाद में ये जो एक रिफ्लेक्शन हम करते हैं, ये एक हैबिट, मतलब मेरे अंदर ये एक हैबिट थी कि हर दिन में रोज के दिन में, मतलब रोज जो होता था एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसे सोचती थी कि आज जो हुआ था अच्छा हुआ था, नहीं हुआ था, क्या अच्छा हो सकता है। और हफ्ते के एंड में, मंथ के एंड में, 3 महीने के अंत में ऐसे एक रिफ्लेक्शन करती रहती थी मैं। तब मुझे ऐसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मैं जो कर रही हूँ इससे मेरे से किसी और का फायदा नहीं हो पा रहा है। और अगर मुझे कोई आकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं उन्हें समझा नहीं पाती कि मैं जो कर रही हूँ वो इतना जरूरी क्यों है। आई मीन whose life am I changing? तो ये मैं नहीं बता पाती थी, और वो शायद मेरे वैल्यू सिस्टम में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं जो कर रही हूँ उसे किसी का तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो ऐसे भी नहीं था कि, मतलब देयर आर मेनी फैमिलीज, मैं ऐसे नहीं कहती कि प्राइवेट सेक्टर में काम ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। बट काफी जगहों पे ऐसे होता है कि आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट फील्ड बिकॉज आई हैव टू सस्टेन माई फैमिली। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, या अपने स्पाउस के लिए, या बच्चों के एजुकेशन के लिए। बट द पॉइंट ऑफ लाइफ वेयर आई वाज, मेरे पास ऐसा कोई रीजन भी नहीं था कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कमाने जा रही हूँ उससे किसी अपने को ही मैं फायदा करूं।
तो उस पॉइंट पर मैं ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि नहीं, इससे मुझे इतना मजा नहीं आ रहा। ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग बट इट डजंट मेक मी फील वेरी हैप्पी अबाउट सर्विंग समबडी एल्स। तो फिर CSR की एक्टिविटीज कॉर्पोरेट्स में होती रहती थी कि वीकेंड में आप जाओ, कहीं पे पेड़ उगाओ, या आप ओल्ड एज होम में जाओ, वहां पे किसी की मदद करो, या आप ऑर्फनेज में जाके वहां थोड़ा सा मदद कर दो। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज मैं करती थी। और जब वो मेरी वीकली मंथली रिफ्लेक्शंस होती थी तब मुझे इन दिनों की ज्यादा याद आती थी कि उस दिन जो मैंने किया था, वो जो चेहरे मैंने देखे थे, दैट स्ट्रक मोर टू मी देन दोज एक्सेल शीट्स एंड दोज प्रेजेंटेशंस दैट आई मेड। और किसी तरीके से पुल ऑन किया मैंने 3 साल। आई रियली डू नॉट नो कि कैसे कर दिया, बट उसके बाद ही शायद वो टिपिंग पॉइंट था जब मुझे लगा कि नहीं, मैं और कितने साल यही करती रहूंगी, आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक। और जब टीच फॉर इंडिया आया था, बच्चों के लिए था, दैट इज व्हाट आई एम कनेक्टिंग बैक टू, कि प्रयास का वो जो एक्सपीरियंस था, दैट पुल्ड मी बैक इन सेइंग कि हाँ, ये मुझे करने में बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। कि जो बाकी भी एक्सपीरियंसेस होंगे कि एनवायरनमेंट रिलेटेड किए, सैनिटेशन रिलेटेड किए, लाइवलीहुड के लिए किसी की मदद की, ऑर्फनेज जो भी किया था, इन सब में जो बच्चों की एजुकेशन थी उस पे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था दैट आई कैन यूज माई स्किल्स एंड डू समथिंग मोर। तो उस तरीके से फिर वो सारा फिर डीरेल होकर नए पटरी पे चली गई। बट ये हर एक की अपनी लाइफ स्टोरी होती है। शेयर करनी है। आज मैं जो स्टोरी पढ़ा रही थी, हाँ टीका, हाँ वही, आज मैं जो स्टोरी पढ़ा रही थी उसमें एक वर्ड आया था रिच। एक बच्चे ने पूछा दीदी इसका मतलब क्या होता है, तो डिस्कशन उन सब का एंड यही पे हुआ था कि जिसके जो ज्यादा शेयर करता है वो ज्यादा अमीर होता है। तो शायद इस बात का मैं रिलेट कर पा रही हूँ उससे। हाँ। बहुत ज्यादा। जी, होता है। अब हर एक की अलग ही लाइफ स्टोरी होती है। जैसे अभी हाल ही में मैंने एक और बहुत ही रेप्यूटेड हैं ये मिस्टर अनंत तलौलीकर, ये कमिंस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर आप गूगल भी करेंगे तो उनके बारे में काफी पढ़ेंगे। उनकी लाइफ स्टोरी ऐसी थी कि उन्होंने इंजीनियरिंग की, वो भी उनके पिताजी के फोर्स के वजह से। उन्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, उन्हें आर्ट्स करनी थी। तो वेरी टिपिकल जर्नी लाइक मोस्ट ऑफ अस मे हैव हैड। तो इंजीनियरिंग की, उसके बाद में उन्हें जॉब में ज्वाइन करना था, लेकिन उनके पिताजी ने कहा नहीं नहीं, तुम जाओ मास्टर्स करो, अब्रॉड में जाओ मास्टर्स करो। तो फिर पुश किया मास्टर्स की, और उसके बाद कमिंस उन्होंने ज्वाइन किया। और उस जमाने में ठीक है, काफी लोग स्विच नहीं करते थे, तो उन्होंने पूरा 40 साल कमिंस में ही बिताया। पर उसके बाद में उन्होंने जो शेयर किया कि जो भी डिसीजंस हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स लेते हैं या हम लेते हैं, उन सब का एक असर होता है हमारे फ्यूचर डिसीजंस पे। तो काफी डीप स्पिरिचुअल थिंकिंग थी उनकी। जब वो कह रहे थे कि आप आज जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो एक झटके में आप नहीं ले रहे, इसका कोई एक बैक ट्रैक होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस होती हैं, या कुछ सोच होती है, या आपकी कोई और अलग थॉट्स होते हैं, किसी और से आपने कुछ सुना होता है, देखा होता है। इन सबका एक इन्फ्लुएंस होता है ऑन अ डिसीजन दैट यू टेक। और वो जो भी डिसीजन हो वो कभी सही या गलत नहीं होता है, वो एक चॉइस होता है जो आपने लिया है, और उस चॉइस के ऊपर से वो आगे के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस एज ए नॉट इन अ नेगेटिव टर्म, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जो भी डिसाइड करें उसके ऊपर से आपकी आगे की लाइफ चेंज होती है। तो जो चॉइस होता है वो आपके हाथ में होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। वैसे